Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. So up till now, as you all know, that in previous lecture we had extensively discussed about well-being. हमने ये देखा और हमने ये अंडरस्टैंड किया कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो अल्टीमेट एम है, जो अल्टीमेट फोकस है, वो वेल-बीइंग का अचीव करना है, वो लोगों को वेल-बीइंग अचीव करना सिखाना है, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस दिलाना कि हैप्पीनेस जो है या ऑथेंटिक हैप्पीनेस जो है वो अल्टीमेटली ज़रूरी क्यों है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू अचीव ऑथेंटिक हैप्पीनेस. उसका अल्टीमेट जो एम है वो बेसिकली वेल बीइंग को अचीव करना है. ठीक, तो इस लेक्चर में हम वेल बीइंग को किस तरह डिफ़ाइन करती है पॉजिटिव साइकोलॉजी ये भी देखेंगे. हम इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, कौन से मॉडल थेरीज जो हैं वो वेलबींग के अंदर हैं, क्या वेलबींग इट्स जस्ट वन वेलबींग और आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलबींग ऑल्सो देयर. ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में. ऑल राइट, नाउ फॉर्मली मूविंग टुवर्ड्स आवर लेक्चर. And the first slide is about the conceptualization of well-being. कि well-being के concept को हम किस तरीके से conceptualize करते हैं. Well-being theory that has been postulated by Martin Seligman in 2012 possesses 5 dimensions of holistic fulfillment. मार्टिन सेलिगमैन का ख्याल ये था कि जो वेलबींग है वो बेसिकली 5 डायमेंशंस के बीच में घूमती है. उन चीज़ों को एज अ होल इंसान जो है वो वेलबींग तब अचीव कर सकता है जब वो इन 5 डायमेंशंस को के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस जो हो वो किसी ना किसी हद तक बेहतर परफॉर्मेंस होनी चाहिए इन ऑल दोज 5 कंपोनेंट्स और 5 डायमेंशंस. Each element must contain 3 properties that include the ability to contribute to well-being of being sought for its own sake or as an end unto itself, and for exclusivity or the ability to be studied on its own independent of the other elements. वो कहते हैं इन सब एलिमेंट्स में there are certain properties that are involved और उन सब प्रॉपर्टीज़ में ability to contribute to well-being involved है. उन सब प्रॉपर्टीज़ के अंदर in every dimension, in every element of well-being there are certain properties that has to be there because they are the one who are going to contribute to the well-being and also to make a person as an holistically उसको fulfillment की तरफ आपको लेके जाएगी. All right. Well-being is a complex construct that concerns optimal experience and functioning. उन्होंने कहा कि well-being जो है itself is a complicated construct. वो कोई इतना आसान straight away चीज़ नहीं है. Of course इस चीज़ में 5 dimensions involved हों और उस 5 dimensions के अंदर भी there are several properties that has to be there. ठीक है, कि आप उस ultimate path तक को achieve कर सकें. उन्होंने कहा कि well-being is basically a complex construct that concerns optimal experience and functioning. वो कहता है कि इंसान का बैलेंस, ऑप्टिमल फंक्शनिंग और एक्सपीरियंस का होना जो है वो लाजमी है. वेलबींग का कंसर्न ही ये है कि वो ऑप्टिमल एक्सपीरियंस एंड ऑप्टिमल फंक्शन बात करे. Current research on well-being has been derived from 2 general perspectives. जो रिसर्चर्स हुई उन्होंने वेलबींग के बारे में ये आइडेंटिफाई किया कि जो कोर कॉन्सेप्ट है वेलबींग का वो बेसिकली इन 2 अप्रोचेस से ही आता है जो हमने दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर इन अर्लियर लेक्चर्स. Those approaches were hedonic approach and eudaimonic approach. ये बार बार ये चीज़ें स्लाइड्स में मैं उनकी डेफिनेशन लिख भी देती हूँ सो दैट आपको ये अच्छे से जो है वो मेमोराइज भी हो जाए और आप कंफ्यूज ना करें कि व्हाट इज़ hedonic approach and what is eudaimonic approach. Hedonic approach के बारे में we have already discussed that a form of an authentic happiness that one gains and defines its well-being in terms of pleasure attainment and pain avoidance. जब इंसान पॉजिटिव इमोशंस के अंदर होता है और उस नेगेटिव इमोशंस जो है वो मिनिमाइज होते हैं या मिनिमल नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो उसी फॉर्म में आपकी जो हैप्पीनेस है वो डिफाइन करती है वेल-बीइंग in terms of pleasure attainment and pain avoidance. In the eudaimonic approach, which focuses on meaning and self-realization and defined well-beings in terms of degree to which person is fully functioning. वो कहता है कि जो पहली अप्रोच है
उसकी में जो हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट है और उसमें जो पॉजिटिव इमोशन का कॉन्सेप्ट है, दैट अल्टीमेटली डिफाइंस वेल बीइंग इन टर्म ऑफ प्लेजर अटेनमेंट एंड अवॉइडेंस, पेन अवॉइडेंस, कि किस तरह से इंसान प्लेजर को अटेन कर सकता है और किस तरह से वो पेन को अवॉइड कर सकता है। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट यूडाइमोनिक अप्रोच, तो वो फोकस क्योंकि करता है मीनिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन पे, तो उन्होंने कहा कि इस अप्रोच के थ्रू हम डिफाइन करते हैं वेलबींग को, या इस अप्रोच के थ्रू आप वेलबींग तक कैसे पहुंच सकते हैं, वो है इन टर्म्स ऑफ डिग्री टू विच अ पर्सन इज फुली फंक्शन। ठीक है, सो करंट रिसर्च ऑन वेलबींग हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम टू जनरल पर्सपेक्टिव्स, हिडोनिक एंड यूडाइमोनिक। ठीक है, उन्होंने कहा वेलबींग ड्राइव ही इन दोनों जनरल पर्सपेक्टिव से होती है। अब वो कैसे होती है, क्योंकि हिडोनिक अप्रोच हैप्पीनेस के ऊपर बात करता है, पॉजिटिव इमोशंस के ऊपर बात करता है, देयरफॉर वेलबींग जो है इन टर्म्स ऑफ प्लेजर अटेनमेंट एंड पेन अवॉइडेंस की फॉर्म में वेलबींग डिफाइन की जाएगी। ठीक, और यूडाइमोनिक जो है वो एज अ फुली फंक्शनिंग पर्सन के वे में इसको किया जाएगा। ऑल राइट, continuing with the well-being research seems especially prominent in current empirical psychology. In part, this reflects the increasing awareness that just a positive effect is not the opposite of negative effect. Well-being is not the absence of mental illness. उन्होंने कहा कि जो well-being के ऊपर रिसर्च है, जो prominent current literature है, वो इस चीज़ पर फोकस करता है कि जो या अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करता है कि जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है या जो पॉजिटिव इमोशंस हैं वो सिर्फ नेगेटिव इमोशंस के ऑपोजिट कोई चीज़ नहीं है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जो हैप्पीनेस है वो ऑपोजिट है सैडनेस के। नो, नेगेटिव इमोशंस हैज़ देयर ओन पार्ट, नेगेटिव इमोशंस हैज़ देयर ओन रोल टू प्ले। ठीक है, वेल बीइंग इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। हमने ये बिल्कुल प्रॉबेबली फर्स्ट लेक्चर में और सेकेंड लेक्चर में भी हमने इस चीज़ को देखा था, इस पॉइंट को देखा था, दैट वेल बीइंग इज समथिंग दैट इज नॉट अबाउट द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप मेंटली चैलेंज नहीं है, आप मेंटल एबनॉर्मेलिटी से नहीं गुजर रहे, या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आपको मेंटल कोई इश्यूज नहीं है, तो इसका मतलब है कि यू हैव अचीव्ड योर वेल बीइंग। नो, वेल बीइंग हैज़ मेनी अदर डायमेंशंस दैट पर्सन हैज़ टू अचीव। उसमें सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि अगर उसको सिर्फ कोई ना कोई मेंटल इलनेस, किसी किस्म की मेंटल इलनेस नहीं है और वो कम्प्लीटली जो है वो उस तरह से उसकी फंक्शनिंग नॉर्मल है, कोई मेंटल प्रॉब्लम उसको जो है वो उसने इनकाउंटर नहीं किया लाइफ में, इसका मतलब है दैट पर्सन हैज़ अचीव्ड वेल बीइंग और ही इज़ अ वेल और ही हैज़ अ वेल बीइंग। ठीक है, ऐसा नहीं है। वेल बीइंग जो है वो अचीव होती है फ्रॉम मेनी अदर डायमेंशंस। ठीक है, उन सब डायमेंशंस जो हम आगे पढ़ेंगे उनके ऊपर आपका कितना होल्ड है, आप कितना ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर चलते हैं, that will ultimately defines well-being. Well-being को अगर आप टू वर्ड्स पे करके पढ़ें तो इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम इट्स वर्ड, बीइंग योरसेल्फ। ठीक है, बीइंग कोई भी एनीथिंग दैट इज लिवेबल। ठीक है, कोई भी इंसान जिस तरह है, ठीक है, उसकी बीइंग है, इसी तरह उस बीइंग के शुरू में उन्होंने वर्ड लगाया है वेल। ठीक है, कि आपकी बीइंग हाउ यू कैन मेक योर बीइंग वेल। आप अपनी बीइंग को, अपने आप को, खुद को किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं, या अच्छा बन सकता है, या अच्छा होता है। ठीक है, वेल बीइंग। ऑल राइट, for much of the last century, psychology's focus on the amelioration of psychopathology overshadowed the promotion of well-being and personal growth. Or we don't know, because this is the fact that in the previous centuries or in the last centuries, the complete focus of psychology was on dealing with psychopathological issues. Their focus was on working on the illness model. Their focus was on how they can able to reduce illnesses, how they can able to reduce mental and emotional problems among individuals. They were not into or probably they have overshadowed the importance of well-being and personal growth, that how they can actually induce well-being and how they can guide people towards their personal growth. ठीक है, उन्होंने कहा कि they were previous psychologists or previous psychology or the last century psychology has totally ignored this fact
that it is equally important. That promotion of well-being and promotion of personal growth is an equally important area to address. But unfortunately, they were unable to address that. Why? Because their complete reliance, their complete focus, their complete absorption was on how to deal with the mental illnesses, how we can make, or how we can, reduce the symptoms, how we can reduce the intensity, how we can reduce the frequency of the mental problems that a person or individuals are having. Okay? So therefore, in short, they ignored the positive side of the individual. They were just into the नेगेटिव और द एडवर्स साइड ऑफ द इंडिविजुअल, वो उसकी एक्सप्लोरेशन में लगे हुए थे. हम उसके बारे में रिसर्च करें कितना कुछ हम और कैसे जो है वो जान सकते हैं अबाउट द डिजीजेस or about the disorders. But beginning in the 1960s with a shift in focus towards prevention and continuing to present, a few researchers have been studying growth, ठीक है, well-being and the promotion of wellness. उन्होंने कहा 50s तक तो ये चल रहा था, but later on in 60s somewhere थोड़ा फोकस शिफ्ट होना शुरू हुआ, and there were certain psychologists, there were few several psychologists who have worked on promotion of wellness, well-being and growth. उन्होंने उनका काम था, उन्होंने दे हैव स्टार्टेड स्टडिंग दीज इश्यूज़, उन्होंने इनके ऊपर रिसर्च की और इनके ऊपर मॉडल्स जो हैं वो फॉर्मुलेट किए. पर इट वाज समवेयर इन 1970s एंड 1980s. 60s में इस चीज़ पे फोकस स्टार्ट हुआ और इवेंचुअली 75 में और 84 में जाके सर्टन मॉडल्स जो हैं वो प्रपोज किए गए बाय सेवरल साइकोलॉजिस्ट हु वर एक्चुअली स्टडिंग अबाउट ग्रोथ, वेलबींग एंड प्रमोशन ऑफ. All right. Now there are various types of well-being, ठीक है. इसकी different types हैं, जिसमें physical well-being है, economic well-being है, social well-being है, emotional well-being है, psychological well-being है. That how much fully function you are as on emotional terms, how much you have good connections, how much you have good interactions with yourself and with others, ये आपकी social well-being है. Economic well-being, how much you have enough sufficient resources, how you are dealing or coping with the deficiency of resources, so on and so forth. ये economic well-being इस तरह attain होती है. Physical well-being, how fully functioning person you are in terms of your health, ये physical well-being को define करता है. And psychological well-being is something that we are going to discuss in detail. This is just one type of well-being which is psychological well-being, जिसको हम later on lecture में upcoming lecture में probably इसके बाद ही हम डिटेल से इस पूरे एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग में आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी. Alright, well-being की theory. There might be many other theories for well-being, ठीक है, मगर हम जिस theory को लेके चलते हैं, following criticism of his authentic happiness theory, Seligman made alterations to it and came up with a well-being theory. उसने अथेंटिक हैप्पीनेस की थेरी के ऊपर, क्योंकि वो बिल्कुल इनिशियल फर्स्ट थेरी जो सेलिगमैन ने पॉजिटिव साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराने के बाद जो दी, वो अथेंटिक हैप्पीनेस के ऊपर दी. वो अथेंटिक हैप्पीनेस को क्योंकि एक्सप्लोर करा था बड़ा इन डिटेल, तो उसने अथेंटिक हैप्पीनेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, उसके ऊपर एक्सप्लोरेशंस की, उसके ऊपर रिसर्च की और एक थेरी दे दी जिसमें उसने कहा कि जी ये डायमोनिक और हिडोनिक हैप्पीनेस जो है इन दोनों का को मिलकर जो है इन दोनों के एक्यूमुलेशन से इंसान जो है वो ऑथेंटिक हैप्पीनेस तक रीच कर सकता है. और उसके अंदर भी देयर आर वेरियस डायमेंशंस जो ज़रूरी हैं, जिसमें प्लेजेंट लाइफ है, इंगेज्ड लाइफ है और मीनिंगफुल लाइफ है. उसकी इस थेरी पे, ऑथेंटिक हैप्पीनेस की थेरी पे देयर वर many criticism, ठीक है, बहुत much more criticism he had to receive on authentic happiness theory. Therefore, he made certain alterations himself and came up with well-being theory. ये theory भी उसने खुद नहीं दी हुई थी, ठीक है, और उसने कहा कि उसने इस concept को थोड़ा और refine करके explain करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में वो well-being की theory उसने propose की. As opposed to the goal of achieving happiness, this theory emphasized the goal of reaching well-being. ठीक है, opposed to the goal of achieving happiness, क्योंकि previous उसकी theory में authentic happiness की theory में उसका जो purpose था या goal था वो happiness achieve करना था. इस theory में उसका जो goal था वो reaching towards well-being था.
ठीक है। उसने कहा कि हैप्पीनेस के बाद जो है मैं इस चीज़ पर एम्फोसाइज करता हूँ, मेरी जो नई थेरी है वो इस चीज़ पर एम्फोसाइज करती है दैट द गोल इज़ टू रीच टूवर्ड्स वेल बीइंग। ठीक है। After all, people are motivated to do many things in life that do not necessarily increase happiness at the present moment. कहते हैं बहुत सारे लोग जो हैं बहुत कुछ ऐसा करने के लिए उनको करना पड़ता है, दे आर मोटिवेटेड टू डू सर्टन थिंग्स अपनी ज़िंदगी में जो उनको उस वक़्त एट दैट मोमेंट हैप्पीनेस नहीं प्रोवाइड करती, बट हाँ लेटर ऑन वो चीज़ उनकी पर्सनैलिटी पे उनके ऊपर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ती है, जो इवेंचुअली हम इसको रिलेट करेंगे कि दैट विल एक्चुअली लीड टूवर्ड्स वेल बीइंग। आगे एग्जाम्पल में द क्लासिक एग्जाम्पल फॉर दिस इज हैविंग चिल्ड्रन। Parents to children often report less happiness at the present but higher overall well-being. ठीक है। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के लिए दे आर डूइंग सो मेनी एफर्ट्स, सो मेनी थिंग्स, और बच्चे जो हैं उसका कोई आपको पता है चिल्ड्रन जो हैं दे आर अनएबल टू पे बैक टू देयर पेरेंट्स, दे आर नॉट डूइंग सो मच, वो कुछ भी नहीं कर रहे होते। फॉर एवरी ईच एंड एवरी स्टेप पेरेंट्स आर एक्चुअली सपोर्टिंग देयर चिल्ड्रन, तो ऑब्वियसली उनकी जो हैप्पीनेस जो है वो स्ट्रगल के अंदर वो फेड होती जाती है पेरेंट्स की, बट लेटर ऑन लाइफ में वो ओवरऑल वेल बीइंग अचीव करते हैं बिकॉज व्हेन दे सी देयर चिल्ड्रन इज ग्रोइंग अप, और इफ दे सीन ग्रोन अप चिल्ड्रंस, और इफ दे आर सीइंग देयर ग्रोन अप चिल्ड्रंस, दे आर सक्सेसफुल, दे आर डूइंग देयर जॉब्स, दे आर डूइंग गुड इन देयर स्टडीज, दे हैव अचीव्ड अ सर्टेन लेवल, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है वो पॉजिटिविटी को इन्हांस करती है अमंग पेरेंट्स। ठीक है। और वो पॉजिटिविटी दैट वुड इवेंचुअली लीड टूवर्ड्स देयर वेल। और तो ये एग्जांपल जो स्लाइड में है ये मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन कर दी है। एंड मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, ये दिस टॉपिक परमा का जो टॉपिक है ये दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज़ अबाउट वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मॉडल, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरी जो कि वेलबींग के बारे में है, एंड दैट हैज़ बीन एक्सटेंसिवली बीन स्टडीड, एक्सटेंसिवली बीन रिसर्च्ड। इट्स एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये वो पूरा ये जो मॉडल है दैट एक्सप्लेन्स द ट्रू मीनिंग ऑफ वेल बीइंग एंड हाउ वी कैन अटेन एंड अचीव वेल बीइंग इन अ ट्रू सेंस। हमें किन किन एरियाज़ पे काम करना चाहिए। ऑलराइट, सो हमने आज के लेक्चर में आफ्टर ऑथेंटिक हैप्पीनेस, लेट मी रीकैप यू ब्रीफली कि आज के लेक्चर के अंदर हमने वेल बीइंग के टॉपिक को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, क्योंकि इससे पहले प्रीवियसली वी हैव बीन studying about authentic happiness, how we can achieve happiness, why happiness is needed, what things we needed for happiness, और फिर उसमें भी हम पढ़ते जा रहे थे कि ultimately human beings need to achieve well-being. Promotion of well-being पे काम होना चाहिए, promotion of growth पे काम होना चाहिए. That has been continuously been reported in the introduction की slides में, ये बात बार बार कही गई. So अब हमने आज जो है वो well-being को देखा कि well-being आखिर क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, किन किन चीज़ों के लिए ज़रूरी है। well-being का जो आइडिया है वो लिया तो ये डायमोनिक और हीडोनिक हैप्पीनेस से ही है, मगर वो वेलबींग के अंदर किस तरह से ट्रांसलेट होता है दैट वी हैव लुक्ड इनटू। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट वेलबींग।